राजपूतों की उत्पत्ति। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 के बाद भारत की राजनीतिक एकता जो गुप्तों के समय स्थापित हुई थी पुनः समाप्त होने लगी। उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। ये राज्य आपस में संघर्षरत थे। इन संघर्षों के परिणाम जो नए राजवंश उभरे वे राजपूत राजवंश कहलाए। इन नवीन राजवंशों का महत्व इसी तथ्य से पुष्ट होता है कि भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास इन राजपूत वंशों का इतिहास ही है, इसलिए इस काल को राजपूत काल कहा जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है कि वे राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय राजपूत युग कहा जा सकता है। स्मिथ ने कहा है वे राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे, 7वीं से 12वीं सदी तक राजपूत युग कहा जा सकता है। राजपूत कौन थे? राजपूत कौन थे? यह प्रश्न आज भी उलझा हुआ है। विद्वानों ने इस विषय में अनेक मत प्रतिपादित किए हैं, किंतु कोई भी मत ऐसा नहीं है जो पूरी तरह सर्वमान्य हो। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है। प्राचीन काल के ग्रंथों में इनका व्यापक प्रयोग मिलता है और चाणक्य के अर्थशास्त्र और कालिदास के नाटकों में बाणभट्ट के हर्षचरित तथा कादंबरी में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटकों व बाणभट्ट के हर्षचरित तथा कादंबरी में इन शब्दों का प्रयोग, राजपूत शब्द का प्रयोग। चीनी यात्री हेमंतस्वांग ने भी जो हर्षवर्धन के समय आया। राजपूतों को कहीं क्षत्रिय और कहीं राजपूत लिखा है। डॉक्टर ओझा द्वारा सुझाया गया यह मत सर्वमान्य नहीं है। राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ है। यद्यपि शासक वर्ग यानी क्षत्रियों के लिए राजपूत शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता था। आगे की पंक्तियों में हम इस संबंध में महत्वपूर्ण विद्वानों के मतों का अध्ययन करेंगे। उनके मत एवं उन अन्य विद्वानों की टिप्पणियों को भी हम जानेंगे। वैदिक आर्यों की संतान ओझा तथा सीपी वैद्य राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण राजन्य वर्ग की संतान मानते हैं। ओझा तथा सीपी वैद्य राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण की ओझा और वैद्य आर्यों के क्षत्रिय वर्ण राजन्य वर्ण की संतान मानते हैं। ओझा और वैद्य उनके कथन अनुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व तथा अस्त्र की पूजा करते थे। प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ और बलि में भी उनका विश्वास रहा है। उनके सुडौल शारीरिक गठन, लंबी नाक, लंबे सिर से यह प्रमाणित होता है कि वे आर्यों की संतान है। आर्यों के क्षत्रिय वर्ण राजन्य वर्ग की संतान मानते हैं। वैद्य और ओझा अग्निकुंड से उत्पन्न चंद्रवरदाई अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। चंद्रवरदाई ने लिखा कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य तथा अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे। इन अनुष्ठानों को राक्षस मांस, हड्डी, मलमूत्र डालकर अपवित्र कर देते थे।
वरिष्ठ मुनि ने इनसे निपटने हेतु यज्ञ कुंड से वरिष्ठ मुनि ने इनसे निपटने हेतु यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए, जो परमार, चालुक्य और प्रत्यार कहलाए। वरिष्ठ मुनि ने निपटने हेतु यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए, परमार, चालुक्य, प्रत्यार कहलाए। किंतु जब ये तीनों भी रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए तो वशिष्ठ ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया, जो प्रथम 3 से ज्यादा ताकतवर और हथियार से सुसज्जित था, जिसका नाम चौहान रखा गया। चंद्रबरदाई के अनुसार इस तरह राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड यज्ञ कुंड से की गई है। चंद्रबरदाई के अनुसार इस तरह राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड यज्ञ कुंड से की गई है। यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु इस कथा में अंतर्निहित संकेतों को विद्वानों ने समझने का प्रयास किया है। विद्वानों के अनुसार संभवतः प्राचीन काल के क्षत्रिय, यदि आज के वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु इस कथा में अंतर्निहित संकेतों को विद्वानों ने समझने का प्रयास किया है। विद्वानों के अनुसार संभवतः प्राचीन काल के क्षत्रिय जब बौद्ध धर्म बन गए थे, या प्राचीन आदिवासी भील, मेणा आदि विदेशी आक्रमणकारी शक्तियां जैसे शक, हूण, युचि आदि की यज्ञ अग्नि द्वारा शुद्धि करके क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया गया हो, और यह कथा आज के वैज्ञानिक इस कथा स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु इस कथा में अंतर्निहित संकेतों को विद्वानों ने समझने का प्रयास किया है। विद्वानों के अनुसार संभवतः प्राचीन काल के क्षत्रिय जो बौद्ध बन गए थे, या प्राचीन आदिवासी भील, मेणा आदि या विदेशी आक्रमणकारी शक्तियों जैसे शक, हूण, युचि आदि की यज्ञ या अग्नि द्वारा शुद्धि करके क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया गया हो, और यह कथा इसी घटना की साहित्यिक प्रस्तुति हो। फिर है ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। सर्वप्रथम D.R. भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बतलाई। राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने के साक्ष्य के रूप में डॉक्टर भंडारकर बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख करते हैं कि जिसमें वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। इसके अतिरिक्त उनके अनुसार राजशेखर ब्राह्मण का विवाह सर्वप्रथम D.R. भंडारकर ने गोहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बतलाई। राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने के साक्ष्य के रूप में डॉक्टर भंडारकर बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख करते हैं कि जिसमें वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। इसके अतिरिक्त उनके अनुसार राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी से काट्य प्रमाण है। और गोपीनाथ शर्मा ने भी मेवाड़ के गुहिलोतों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहेदत्त का वंशज बताया है। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी जयदेव के गीत गोविंद की टीका में यह स्वीकार किया कि गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहेदत्त की संतान है। गोपीनाथ शर्मा ने मेवाड़ के गुहिलोतों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहेदत्त का काट्य प्रमाण है वंशज बताया। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी जयदेव के गीत गोविंद की टीका में स्वीकार किया है कि गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहेदत्त की संतान है। किंतु कुछ अन्य इतिहासकार, खासकर डॉक्टर दशरथ शर्मा, इस मत को स्वीकार नहीं करते। फिर गोपीनाथ शर्मा, अन्य इतिहासकार जैसे खासकर दशरथ शर्मा इस मत का स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार कई बार राजपूत अपने पुरोहित का गोत्र अपना लेते हैं, इस कारण यह भ्रम हो जाता है कि राजपूत ब्राह्मण थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत का तर्क सहित खंडन करते हैं।
अन्य इतिहासकार खासकर दशरथ शर्मा इस मत का स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार कई बार राजपूत अपने पुरोहितों का गोत्र अपना लेते हैं। इस कारण यह भ्रम हो जाता है कि राजपूत ब्राह्मण थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत का तर्क सहित खंडन करते हैं। विदेशियों की संतान, राजस्थान के इतिहास या लेखक जेम्स टोड ने लिखा कि राजपूत शक अथवा सीतियन जाति के वंशज है। जेम्स टोड बोल रहे हैं राजपूत शक अथवा सीतियन जाति के वंशज है। टोड ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते हुए इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का प्रयास किया है। इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का प्रयास किया है। उनका मत है कि यह विदेशी जातियां 6वीं शताब्दी के लगभग आक्रमणकारी के रूप में भारत आई और इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन बैठे। विदेशियों की संतान, राजस्थान के इतिहास लेखक जेम्स टोड ने लिखा कि राजपूत शक अथवा सीतियन जाति के वंशज है। टोड ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते हुए इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का प्रयास किया है। उनका मत है कि यह विदेशी जातियां 6वीं शताब्दी के लगभग आक्रमणकारी के रूप में भारत आई और इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में ले लिया गया। टोड ने राजपूतों को शक व सीतियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया कि राजपूतों के रीति रिवाज शक, सीतियन और होणों से मिलते हैं, जैसे अश्व पूजा, अश्वमेघ, अस्त्र पूजा, अस्त्र शिक्षा आदि। अतः दोनों जातियां एक ही है। प्रसिद्ध इतिहासकार वी.एस. स्मिथ ने लिखा कि राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई और स्मिथ ने राजपूतों को होणों की संतान बताया। इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथम तो राजपूतों ने स्वयं को कभी विदेशी नहीं बताया है। इसके विपरीत वे अपनी उत्पत्ति सूर्य व चंद्र से बताते हैं। राजपूतों के रीति रिवाजों की शक या सीतियन के रीति रिवाजों से साम्यता स्थापित करना भी अनुचित है, क्योंकि उनके रीति रिवाज शक कुषाणों के आने के पूर्व भी भारत में प्रचलित थे। सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से प्रचलित थी और अश्वमेघ यज्ञ भी यहाँ पहले से ही ज्ञात था, जैसा कि महाकाव्यों के साक्ष्यों से प्रमाणित होता है। उपयुक्त समस्त विवरण से स्पष्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद है। ऐसी परिस्थिति में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज स्वीकार करते हैं। जिसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है। यह भी स्थापित सत्य है कि जो विदेशी जातियां भारत में आई और स्थायी रूप से यहीं निवास करने लगी, उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया तथा हिंदू समाज ने उन्हें स्वयं में समाहित कर लिया। डॉक्टर कानूनगो ने ठीक ही लिखा है कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग में नहीं चल सकती। उनकी सूर्य अथवा चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन यह सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपराओं को बनाए रखा है। राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय, इसमें भोइल वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। भोइल वंश उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, इसके आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता था। भोइल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में शासन किया। इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक भूहिल के नाम से हुआ। भोइल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित है, जिसमें से अबुल फजल ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित। अबुल फजल कहते हैं ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित। वहीं कर्नल टोड इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित मानता है। ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित अबुल फजल, कर्नल टोड वल्लभी के शासकों से संबंधित वही लोग। वहीं नैन्सी व गोपीनाथ शर्मा ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं और गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि 566 के लगभग गुहिल ने अपना शासन स्थापित किया। गुहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक बप्पा हुआ।
बप्पा रावल 734 से 753। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार। बप्पा की राजधानी नागदा थी। बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंग नाथ जी या लकुलिस मंदिर का निर्माण। एकलिंग जी गुइल वंश के कुल देवता थे। हरिशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। बप्पा कालभोज की उपाधि थी। बप्पा वीर विनोद के रचनाकार कविराज श्यामल दास ने लिखा है कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु किताब था। ऐसी मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मानमोरी के यहाँ सेवा में था। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला तो उनसे मुकाबले की चुनौती बप्पा ने स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया। इसलिए इतिहासकार सीपी वैद्य उसकी तुलना चार्ल्स मार्टेल फ्रांसिस सेनापति जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था से करते हैं। सीपी वैद्य तुलना चार्ल्स मार्टेल से। बप्पा रावल जेतर सिंह 1213 से 1253। गुइल के ही एक वंशज जेतर सिंह ने परमारों से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। 1227 में बुताला के युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश जेतर सिंह 1213 से 1253। गुइल के ही एक वंशज जेतर सिंह ने परमारों से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। चित्तौड़ को जेतर सिंह ने 1227 में बुताला के युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त, जिसका वर्णन जयसिंह सूरी के ग्रंथ अमीर मधुमर्दन में मिलता है। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जेतर सिंह को प्रशंसा करते हुए लिखा है, दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जेतर सिंह हुआ। ओझा ने जेतर सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जेतर सिंह हुआ, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की है। फिर इसके बाद में आ गया रतन सिंह। बप्पा रावल, जेतर सिंह, रतन सिंह 302 से 303। रतन सिंह ने 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण को सामना करना पड़ा। रतन सिंह को 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसका कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा व चित्तौड़ की सैनिक एवं व्यापारिक उपयोगिता थी। रतन सिंह को 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसका कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा व चित्तौड़ की सैनिक व व्यापारिक उपयोगिता थी। 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण राव रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बतलाया गया है। 1540 के मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के कारण रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बतलाया गया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं। अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह और उसके सेनापति गोया व बादल वीर गति को प्राप्त हुए तथा रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जोहर कर लिया। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो भी सम्मिलित हुआ था। उसने अपने ग्रंथ खजाइन उल फतू में इस आक्रमण का वर्णन किया है। अमीर खुसरो ने खजाइन उल फतू में इस आक्रमण का वर्णन किया है। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिजर खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया। रतन सिंह मेवाड़ के गुइल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। रतन सिंह राणा हमीर 1326 से 1364।
सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 में चित्तौड़ पर अधिकार कर गुइल वंश की पुनः स्थापना की। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 में चित्तौड़ पर अधिकार कर गुइल वंश की पुनः स्थापना राणा हमीर। सिसोदा का जागीरदार होने से उसे सिसोदिया कहा गया। हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त। उसके बाद मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाते हैं। बाद में मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाते हैं। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन विकट आक्रमणों में सिंह के सदस्य की संज्ञा राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ परिस्थिति में दी गई है। विषम घाटी पंचानन राणा हमीर को राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ परिस्थिति में दी गई है। हमीर ने सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया था। महाराणा लाखा 1382 से 1421। 1382 से महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बना। मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चोरा के साथ होना था। रणमल की बहन हंसाबाई, इसका विवाह मेवाड़ के लाखा के पुत्र चोरा के साथ होना था, मगर परिस्थिति वश यह विवाह लाखा के साथ संपन्न हो गया। इस विवाह के साथ यह शर्त थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र ही होगा, जिससे लाखा के योग्य पुत्र चूड़ा को राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा। चूड़ा को राजस्थान का भीष्म पितामह चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह दिखा जाता है। महाराणा लाखा 1382 में लाखा मेवाड़ का शासक बना। मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई, जिसका विवाह लाखा के पुत्र चुंडा के साथ होना था, मगर परिस्थिति वश यह विवाह लाखा के साथ संपन्न हुआ। विवाह के साथ शर्त थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र ही होगा, जिससे लाखा के योग्य पुत्र चुंडा को राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा। चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। लाखा के समय में जावर माइंस से चांदी व सीसा जावर माइंस से चांदी व सोना बहुत मात्रा में निकलने लगा। इससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी। इसी कारण एक बंजारे ने पिछोला जेल का निर्माण करवाया। महाराणा मोकल 1421 से 1435। महाराणा मोकल लाखा वंशवाई का पुत्र था। मोकल 1421 में जब मोकल शासक बना तो अल्पायु का होने के कारण चुंडा ने उसके संरक्षण के रूप में कार्य लिया। पर जब चुंडा को लगा कि मोकल की माता हंसाबाई उस पर संदेह करती है, तो वह मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गया। 1433 में मोकल की जिलवाड़ा में चाचा व मेरा ने मैपा पवार के साथ मिलकर हत्या कर दी। 1433 में मोकल की जिलवाड़ा में चाचा मेरा मैपा पवार के साथ मिलकर मोकल की हत्या 1433 में। महाराणा कुंभा 1433 से 1468। मोकल के बाद उसका पुत्र महाराणा कुंभा 1433 में मेवाड़ का शासक बना। राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर उसने मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित किया। कुंभा ने चित्तौड़ एवं कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। 1437 में सहारनपुर के युद्ध में मालवा के महमूद खिलजी प्रथम को परास्त कर बंदी बना लिया। कुंभा ने मालवा के महमूद खिलजी को सहारनपुर के युद्ध 1437 में बंदी बना लिया, परास्त कर। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने
विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। नागौर के उत्तराधिकार को लेकर मेवाड़ व गुजरात में युद्ध हुआ। नागौर के उत्तराधिकार को लेकर मेवाड़ व गुजरात में युद्ध हुआ। नागौर के उत्तराधिकार को लेकर मेवाड़ व गुजरात में युद्ध हुआ, जिसमें गुजरात की पराजय हुई। 1453 में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया, परंतु बाद में संधि कर अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया। 1453 में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया। कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया 1453 में, और 33 में मेवाड़ का शासक बना। मारवाड़ से मंडोर छीन लिया, परंतु बाद में संधि और अपने पुत्र कुंभा के पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कुंभा ने करवाया, जो रायमल का पिता था। 1456 में मालवा के महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात की कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच चंपानेर की संधि। गुजरात को कुतुबुद्दीन और महमूद खिलजी, मालवा को चंपानेर की संधि हुई। इस संधि में यह तय हुआ कि दोनों शासक मिलकर कुंभा पर आक्रमण करके उसे हराकर उसके राज्यों को बांट लेंगे। 1456 में चंपानेर की संधि। 57-58 में गुजरात व मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण। संधि 56 में और 57-58 में गुजरात मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण, मगर कुंभा की कूटनीति से दोनों शासकों में मतभेद हो गया। वे विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सके। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिनमें सिरोही, अचलगढ़, कुंभलगढ़ के दुर्ग प्रसिद्ध है। सिरोही, अचलगढ़, कुंभलगढ़ के दुर्ग प्रसिद्ध है। कवि राजा श्यामल दास भी कुंभा को मेवाड़ के 24 में से 32 दुर्गों का निर्माता बताते हैं। 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता श्यामल दास भी कुंभा को 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता बताते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति एवं बनावट के कारण प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ का दुर्ग अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति बनावट के कारण प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी मंडन था। कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभ स्वामी तथा श्रृंगार चौधरी का मंदिर, एक लिंग जी का विष्णु मंदिर एवं रणकपुर के मंदिर बनवाए, जो अपनी विशालकाय तक्षण कला के कारण अद्भुत है। कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभ स्वामी व श्रृंगार चौधरी का मंदिर, चित्तौड़ में एक लिंग जी का विष्णु मंदिर व रणकपुर के मंदिर बनवाए पाली में, जो अपनी विशालता व तक्षणशीलता के कारण अद्भुत है। कुंभा एक विद्वान एवं विद्यानुरागी शासक था। कान्हव्यास द्वारा रचित एक लिंग महात्म्य से ज्ञात होता है कि वह वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण एवं राजनीति में रुचि रखता था। कुंभा वेद में, स्मृति में, मीमांसा में, उपनिषद में, व्याकरण में एवं राजनीति में रुचि रखता था। संगीत राज, संगीत मीमांसा व सूद प्रबंध इनके द्वारा रचित ग्रंथ थे कुंभा द्वारा। कौन कौन से थे? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूद प्रबंध, सब से आ रहे हैं। सूद प्रबंध, संगीत राज, संगीत मीमांसा कुंभा द्वारा रचित। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी थी। कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी थी। इनके काल में, महाराणा कुंभा के काल में, कवि अत्रि एवं महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की। तत्कालीन साहित्य ग्रंथों और प्रशस्तियों से महाराणा कुंभा को महाराजा धीराज, राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान आदि विरोधों से विभूषित किया गया। कुंभा को महाराजा धीराज, राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान आदि से विभूषित किया गया है। कुंभा निसंदेह प्रतापी शासक था, किंतु उसका अंतिम समय कष्टमय रहा। अपने जीवन के अंतिम काल में कुंभा को उन्माद रोग हो गया और उसके पुत्र उदा ने 1468 में उसकी हत्या कर दी। कुंभा की
और कुंभा को उन्माद रोग। फिर आते हैं राणा सांगा। राणा सांगा 1509 से 1528। सांगा या संग्राम सिंह, सांगा या संग्राम सिंह, सांगा या संग्राम सिंह उनके तीनों भाई पृथ्वीराज, जयमल व राज सिंह चारों ही स्वयं को अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे। चारों ही स्वयं को अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे। इस कारण उनमें संघर्ष होना स्वाभाविक था, पर इस संघर्ष के अंततः सांगा विजयी रहा। सांगा विजयी रहा और मेवाड़ का शासक बना। इतिहास में हिंदू पत्र के नाम से प्रसिद्ध महाराणा सांगा, हिंदू पत्र महाराणा सांगा, हिंदू पत्र महाराणा सांगा को कहते हैं। महाराणा सांगा 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। इस समय मालवा पर नासिरुद्दीन शासक कर रहा था। जब सांगा मेवाड़ का शासक बना तब मालवा पर नासिरुद्दीन था। 1511 में सुल्तान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ गया, जिसमें एक राजपूत सरदार मेदिनी राय के सहयोग से महमूद खिलजी की द्वितीय को सफलता मिली। जिसमें एक राजपूत सरदार मेदिनी राय के सहयोग से महमूद खिलजी द्वितीय को सफलता मिली। इस सफलता से मेदिनी राय का कद बहुत बढ़ गया तथा अब वह एक तरह से मालवा का अप्रत्याग शासक बन गया। अंततः मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से मेदिनी राय को इस स्थिति से हटा दिया। अंततः मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से मेदिनी राय को हटा दिया। मेदिनी राय राणा सांगा की शरण में चला गया, जिससे मालवा और मेवाड़ में युद्ध हुआ। मालवा का महमूद खिलजी द्वितीय पराजित और राणा द्वारा बंदी बना लिया गया। इधर के उत्तराधिकार का प्रश्न, नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास व मालवा को सहयोग आदि ऐसे मसले थे जिनको लेकर सांगा व गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के बीच संघर्ष हुआ। इधर के उत्तराधिकार का प्रश्न, नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास व मालवा को सहयोग आदि ऐसे मसले जिनको लेकर सांगा व गुजरात के सुल्तान मालवा को सहयोग दिया। फिर सांगा में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के बीच संघर्ष हुआ, पर अंतिम रूप से सफलता किसी पक्ष को नहीं मिली। फिर 1517 में महाराणा सांगा ने खाटोली, वर्तमान में कोटा में युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया। 1517 में खाटोली के युद्ध में दिल्ली के इब्राहिम लोदी को परास्त किया। उसके बाद में राणा की सेना ने बाड़ी धौलपुर के युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त। इससे राणा की प्रतिष्ठा बढ़ गई और राणा सांगा उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक बन गया। 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार। बाबर ने राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाकर इसके विरुद्ध कूच किया। बाबर के अनुसार राणा सांगा ने उससे वादा किया था कि जब वह इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा तो सांगा उसकी मदद करेगा, किंतु राणा सांगा ने उसकी कोई मदद नहीं की। मगर इस आरोप की पुष्टि नहीं होती, क्योंकि दोनों ही शासक शक्तिशाली एवं महत्वाकांक्षी थे, अतः दोनों के मध्य युद्ध निश्चित था। यद्यपि खानवा के मैदान में सांगा पराजित हुआ। पर इससे पहले बयाना के युद्ध फरवरी 1527 में उसने बाबर की सेना को पराजित। खानवा युद्ध में सांगा पराजित, लेकिन इससे पहले बयाना के युद्ध फरवरी 1527 में बाबर की सेना को पराजित किया था। 17 मार्च 1527 को बाबर की विजय हुई। 17 मार्च 1527 को खानवा के युद्ध में बाबर की विजय हुई। 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ। तोपखाने व तुलुगमा युद्ध पद्धति के कारण बाबर की विजय हुई। तोपखाने व तुलुगमा युद्ध पद्धति के कारण बाबर की विजय। राणा सांगा युद्ध में घायल हुआ, उसे युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया।
जब राणा सांगा ने अपनी पराजय का बदला लिए बिना चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया, तब उसके सामंतों ने, जो युद्ध नहीं करना चाहते थे, सांगा को विष दे दिया, जिसके फलस्वरूप 30 जनवरी 1528 को बसवा दौसा में सांगा की मृत्यु हो गई। मांडलगढ़ में सांगा की समाधि स्थल है। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात राणा रतन सिंह 1528 से 31, उसके पश्चात राणा विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बना। सांगा की मृत्यु के पश्चात सांगा की मृत्यु के बाद रतन सिंह और रतन सिंह के पश्चात विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक। फिर उसके बाद में उदय सिंह, राणा उदय सिंह 1537 से 72, राजस्थान के इतिहास में सब अपने मान बलिदान के कारण ख्याति प्राप्त पन्नादाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बनवीर से बचाया। पन्नादाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ के किले में रखा गया। यही मालदेव के सहयोग से 1537 में उदय सिंह का राज्याभिषेक, कुंभलगढ़ में उदय सिंह का राज्याभिषेक। उदय सिंह ने 1559 मालदेव के सहयोग से 1537 में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। उदय सिंह ने 1562 में उदयपुर नगर बसाकर अपनी राजधानी बनाया। यहाँ उसने उदय सागर झील व मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण करवाया। उदय सिंह ने उदय सागर झील मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण करवाया। अक्टूबर 1967 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण अपने सरदारों की सलाह पर उदय सिंह किले की रक्षा का भार जनरल पत्ता उदय सिंह किले की रक्षा का भार जनरल पत्ता के नामक 2 सेना नायकों को सौंपकर पहाड़ियों में चला गया। किले की रक्षा के दौरान जयमल और पत्ता की वीरगति प्राप्त हुए। अकबर ने जयमल पत्ता की वीरता से मुग्ध होकर आगरा के किले में बाहर उनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्ति लगवाई। उदय सिंह जब 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो उदय सिंह पहाड़ों में चले गए और सरदारों की सलाह पर उदय सिंह किले की रक्षा का भार जयमल और पत्ता को सौंप गए। 2 सेना नायकों को सौंप कर चले गए। किले की रक्षा के दौरान जयमल पत्ता वीरगति और अकबर ने जयमल पत्ता की वीरता से मुग्ध होकर आगरा के किले के बाहर उनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्ति लगवाई। महाराणा प्रताप 1572 से 1597, 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में जन्मे प्रताप 1572 में मेवाड़ के शासक बने। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में जन्मे प्रताप 1572 में मेवाड़ के शासक बने। महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया। था, मगर सरदारों ने उसे स्वीकार नहीं और प्रताप को गद्दी पर बिठा दिया। इस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था। प्रताप के सामने 2 मार्ग थे, या तो वह अकबर के पुत्र स्वीकार कर सुविधापूर्ण जीवन बिताए या अपना स्वतंत्र अस्तित्व को अपने देश की प्रतिष्ठा बनाए रखे। दूसरा विकल्प चुनने की स्थिति में उसे अनेक कष्ट उठाने थे। फिर भी प्रताप ने दूसरे विकल्प संघर्ष को ही चुना। इस संघर्ष की तैयारी में उन्होंने सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया। अपने कर्तव्य और विचारों से उसने सामंतों और भीलों को एक गुट बनाया जो सदैव देश की रक्षा के लिए उद्यत रहे। प्रताप ने पहली बार इन्हें अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर उनके सम्मान को बढ़ाया। मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए उसने गोगुंडा से अपना निवास स्थान कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर लिया। महाराणा प्रताप ने गोगुंडा से अपना निवास स्थान कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर लिया। अकबर किसी भी तरह से मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था, अतः उसने समझौते के प्रयास किए। 1572 से 76 के मध्य उसने 4 शिष्टमंडल क्रमशः जलाल खां मान सिंह भगवान दास तोरड़मल के नेतृत्व में भेजे। जमाल जामभट्टो 4 शिष्टमंडल जामभट्टो। मगर महाराणा ने संधि करने से किसी प्रकार रुचि नहीं दिखाई, अतः मेवाड़ को मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1576 के प्रारंभ में अकबर मेवाड़ अभियान की तैयारी हेतु अजमेर पहुंचा।
और वहीं उसने मानसिंह को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। 1576 के प्रारंभ में अकबर मेवाड़ अभियान की तैयारी हेतु अजमेर पहुंचा और वहीं उसने मानसिंह को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। 18 जून 1576 खमनौर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ। 18 जून 1576 को खमनौर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, जो इतिहास में हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में मुगल सेना का मुख्य सेनापति आमेर का मान सिंह था, जबकि प्रताप की सेना के हरावल अग्रिम दस्ता का नेतृत्व हकीम कासूर कर रहा था। युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर झालाबीदा ने प्रताप का मुकुट धारण प्रताप की सेना से हरावल अग्रिम दस्ता हकीम कासूर और मुगल सेना का मुख्य सेनापति आमेर का मान सिंह बीदा ने प्रताप का मुकुट धारण युद्ध किया और प्रताप को युद्ध भूमि से दूर भेज दिया। यह युद्ध अनिर्णायक रहा। इस युद्ध को अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध, बदायूनी ने गोगुंडा का युद्ध तथा जेम्स टोड ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा। अबुल फजल ने खमनौर का, बदायूनी ने गोगुंडा का। बद्दा गोगुंदा अबुल फजल दोनों में लगा रहा है। अबुल फजल ने खमनौर, अबुल फजल नौर, बद्दा गोगुंदा, बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा। बद्दा गोगुंदा। जेम्स टोड ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा। तो अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध, बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध, बद्दा गोगुंदा। जेम्स टोड ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए वहीं से मुगलों को परेशान करने के लिए धावे मारना शुरू कर दिया। 1576 से 85 तक 1576 से 85 तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए अनेक अभियान भेजे, किंतु अधिक सफलता नहीं मिली। 1576 से 85 तक सफलता नहीं मिली अकबर को मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए। और इस कालखंड में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने 1580 में अचानक शेरपुर के मुगल शिविर पर आक्रमण कर अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार की महिलाओं को बंदी बना लिया। इस संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी मिलने पर प्रताप ने मुगल महिलाओं को सम्मान सुरक्षित भिजवाने के आदेश दिए। नारी सम्मान की भारतीय परंपरा का यह अनुपम उदाहरण है। 1982 में दिवेर की मुगल चौकी पर आक्रमण के समय कुंवर अमर सिंह ने वहां पर तैनात मुगल अधिकारी सुल्तान खां को भाले के एक वार से परलोक पहुंचा दिया। अमर सिंह ने तैनात मुगल अधिकारी सुल्तान खां को भाले के एक वार से परलोक पहुंचा दिया। दिवेर के विजय के बाद इस पर्वतीय भाग पर प्रताप का अधिकार हो गया। सुल्तान खां और अमर सिंह दिवेर का युद्ध एक छोटी सी मेवाड़ी सेना की यह बड़ी सफलता थी। यही कारण था कि कर्नल टोड ने दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा। कर्नल टोड ने दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा। मेवाड़ का मैराथन दिवेर को कर्नल टोड ने। और 82 में जब दिवेर की मुगल चौकी पर आक्रमण के समय अमर सिंह ने वहां पर तैनात अधिकारी सुल्तान खां को भाले के एक वार से परलोक पहुंचा दिया। दिवेर की विजय के बाद इस पर्वतीय भाग पर प्रताप का अधिकार एक छोटी सी मेवाड़ी सेना की बहुत बड़ी सफलता थी। इसी कारण था कि कर्नल टोड ने दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा है। 1585 के बाद अकबर मेवाड़ की तरफ कोई अभियान नहीं दे सका। 1585 से 97 के बीच प्रताप ने चित्तौड़ एवं मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्यों पर पुनः अधिकार कर लिया। चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर प्रताप ने 1585 से 97 के बीच शेष राज्यों पर पुनः अधिकार, चावंड को अपनी राजधानी बनाया और राज्य में सुव्यवस्था स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो गई। 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो गई। चावंड के पास बाडोली नामक गांव में प्रताप की अंतिम संस्कार किया गया। चावंड के पास बाडोली गांव में प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। प्रताप के संबंध में कर्नल टोड लिखते हैं कि आल्प्स पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं है जो प्रताप के
किसी न किसी वीर कार्य, उज्ज्वल विजय या उससे अधिक कीर्तियुक्त पराजय से पवित्र नहीं हुई हो। हल्दीघाटी मेवाड़ की थर्मोपिली और दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। हल्दीघाटी मेवाड़ की थर्मोपिली और दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। हल्दीघाटी मेवाड़ की थर्मोपिली, दिवेर मेवाड़ का मैराथन। प्रताप के संबंध में कर्नल टोल लिखते हैं कि आल आल प्लस पर्वत के समान, आल प्लस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्ज्वल विजय या उससे अधिक कीर्तियुक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दीघाटी मेवाड़ की थर्मोपली और दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। राणा अमर सिंह, राणा अमर सिंह 1597 से 1620। अमर सिंह 97 में मेवाड़ का शासक बना। शासक बनने के उपरांत उसे मुगल आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1613 में जहांगीर स्वयं अजमेर पहुंचा और शाहजहां खुर्रम को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। 1613 में जहांगीर स्वयं अजमेर और खुर्रम शाहजहां को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। उसने मेवाड़ में लूटमार एवं आगजनी द्वारा संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी। मेवाड़ के सामंत युद्धों से उब गए थे और उनकी जागीरें भी वीरान हो गई थी। अतः उन्होंने कुंवर कर्ण सिंह को अपने पक्ष में कर राणा पर मुगलों से संधि करने का दबाव डाला। कुंवर कर्ण सिंह को अपने पक्ष में कर राणा पर मुगलों से संधि करने का दबाव डाला। सरदारों के दबाव के कारण अमर सिंह को झुकना पड़ा और मुगलों से संधि की स्वीकृति देनी पड़ी। फरवरी 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई। चित्तौड़ पुनः मेवाड़ को लौटा दिया गया, मगर उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती। चित्तौड़ मेवाड़ को लौटा गया है, लेकिन मरम्मत नहीं की जा सकती। इस प्रकार विगत 90 वर्षों से चले आ रहे मेवाड़ मुगल संघर्ष का अंत हुआ। राणा अमर सिंह अपने इस कार्य से स्वयं खुश न था और उसने स्वयं को राजकार्य से विरक्त कर लिया। जहांगीर के जीवन की यह एक बड़ी सफलता मानी जाती है। 1615 में मेवाड़ मुगल संधि। अमर सिंह के काल में महाराणा राज सिंह 1652 से 1680। राज सिंह 1652 से 1680। राज सिंह ने शासक बनते ही चित्तौड़ की मरम्मत का कार्य पूरा करने का निश्चय किया, लेकिन मुगल सम्राट ने इसे 1615 ईस्वी की मेवाड़ मुगल संधि की शर्तों के प्रतिकूल मानते हुए चित्तौड़ दुर्ग को ढहलाने के लिए 30,000 सेना के साथ सादुल्ला खां को भेजा, लेकिन राज सिंह ने मुगलों से संघर्ष करना उचित न समझकर अपनी सेना को वहां से हटा लिया। मुगल सेना कंगूरे एवं बुर्ज गिराकर लौट गई। 1658 में मुगल शाहजादों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा। मगर महाराणा किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहता था, अतः महाराणा टालमटोल करता रहा। जब औरंगजेब दिल्ली का शासक बना तो प्रारंभ में तो उसके संबंध राज सिंह के अच्छे रहे। औरंगजेब ने उसे शहजाद एवं सवार का मनसब भी प्रदान किया। किंतु किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, जिसका विवाह औरंगजेब से होना था, से विवाह करके राज सिंह ने 1660 में औरंगजेब को अप्रसन्न कर दिया। जो औरंगजेब से शादी हो रही थी चारुमती की, किशनगढ़ की राजकुमारी थी, उसको राज सिंह ने विवाह कर लिया 1660 में और औरंगजेब को अप्रसन्न कर दिया। इसके बाद 1679 में औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाने का राज सिंह ने विरोध किया। फिर 1979 में औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाने का राज सिंह ने विरोध किया। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर महाराणा राज सिंह ने राठौरों का साथ दिया। 1680 ईस्वी में राज सिंह की मृत्यु। अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया। इस झील के उत्तरी किनारे पर नौचौकी नामक स्थान पर राज प्रशस्ति नामक शिलालेख लगवाया। संस्कृत भाषा में लिखित राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई थी। यह प्रशस्ति 25 काले संगमरमर की शिला पर खुदी हुई है। इसे संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है।
मेवाड़ का इतिहास कंप्लीट। अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोका। राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण और झील के उत्तरी किनारे पर नौतों की पाल राज प्रशस्ति नामक शिलालेख लगवाया। जो राज प्रशस्ति है संस्कृत भाषा में, और राज प्रशस्ति के लेखक रणछोड़ भट्ट, और यह 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी हुई है। इसे संसार का राज प्रशस्ति को संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है।